हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस में किस तरह आई। तो इंडियंस ने नेशनलिज्म को कनेक्ट करा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, यानी कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें इस कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना होगा, यानी इस आधिपत्य के शासन को ख़त्म करना होगा। हमें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहिए होगी, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए होगी, स्वराज चाहिए होगा, तभी ही हम जो है एक नेशन स्टेट बन सकते हैं, आज़ाद भारत बन सकते हैं। ठीक है। तो इंडियंस में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इट वाज इंटीमेटली कनेक्टेड टू दी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सब लोग उस समय पर एक साथ मिलकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते थे, या सब लोग बिखरे हुए थे? तो सब लोगों ने ये देखा कि हमारी परेशानियां, हमारे ग्रेवियंसेस, या हम जो चाहते हैं वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नहीं होने दे रही है। ब्रिटिश सरकार है जो भारत को आज़ाद नहीं होने दे रही है। साथ ही में सबको कुछ ना कुछ परेशानी भी थी ब्रिटिश सरकार से। राजा को कुछ परेशानी थी, दलितों को कुछ परेशानी थी, पीजेंट्स को कुछ परेशानी थी, जो मिडिल क्लास पीपल हैं उन्हें कुछ परेशानी थी, परंतु सबको कुछ ना कुछ परेशानी थी। एवरीबडी वॉज सफरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सब कोई जो है वो सफ़र कर रहा था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। तो क्या चाहते थे हमारे इंडियंस चाहते थे, तो अब सभी लोग क्या चाहते हैं कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें एक साथ होना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। ये जो मैंने अभी बात कही ना कि हमें आज़ादी चाहिए तो एक साथ होना पड़ेगा, ये तो बहुत बात की बात है। तिल अकल तो लोगों में बहुत बाद में आती है। कहानी कहाँ से शुरू होती है कि जब हमें कोई अपनी परेशानी दिखे और हमारे बगल में बेंच पे कोई आदमी बैठा है, कोई इंसान बैठा है, वो कहते हैं हाँ सेम मेरी भी यही परेशानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम डिस्कशंस करेंगे, बातें करेंगे। और आप जानते हैं कि जब हम किसी इंसान से, किसी पर्सन से बातें करते हैं तो हम एक फैमिलियर वे में बातें करने लग जाते हैं। कुछ टाइम में हम दोस्त बन जाते हैं। दो लोग हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी सेम ग्रेवियंसेस, सेम इश्यूज हैं, किसी एक ही इंसान के खिलाफ उनको प्रॉब्लम है, तो वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। यही हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हुआ था उस समय पर, कि मुझे भी जिससे परेशानी थी वो थी ब्रिटिश सरकार। मेरे बगल में जो इंसान बैठा है या बैठी है उसको भी किससे परेशानी थी, ब्रिटिश सरकार। सबको ब्रिटिश सरकार से परेशानी थी। तो इस तरह से सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। इंपॉर्टेंट लाइन है बुक की ये। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, दैट द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। सभी जो लोग थे वो ऑप्रेस हो रहे थे, दबाए जा रहे थे कॉलोनियलिज्म में, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सो सभी लोग जो है वो एक शेयर्ड बॉन्ड, यानी एक दोस्ताना जो होता है ना रिलेशन, दो दो लोगों के बीच में या सोसाइटी के बीच में डेवलप होने लग गया था। क्योंकि उन सबके जो इश्यूज, ग्रेवियंसेस थे वो यही थे कि वी आर बीइंग ऑप्रेस्ड बाय सम और द अदर वे अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट, राइट। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, एक डिफरेंस था दैट एग्जिस्टेड। वो डिफरेंस ये था कि हर जो हमारे सोसाइटी का ग्रुप था उसको कॉलोनियलिज्म से जो अफेक्ट हो रहा था ना, दैट वाज नेगेटिव बट इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, वेट फॉर इफ दिस इज योर सोसाइटी, सो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, सेवरल अदर स्मॉल ग्रुप्स ऑल्सो एग्जिस्ट। जो लेट्स से कि दीज आर योर किंग्स। तो किंग्स को क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी कि जब ब्रिटिश सरकार आई है
तो किंग्स को वो हटाई जा रही थी, लड़ाई कर रही थी राजाओं से, उनको बैटल्स में हरा रही थी और फिर अपना राज्य स्थापित कर रही थी। तो हर राजा को डर रहता था कहीं कल को कहीं ब्रिटिश सरकार की नज़र हम पर पड़ी, सो वी आर गोइंग टू बी डिफीटेड बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, दे हैव वेपन्स, दे हैव वेरियस दे हैव वेरियस वेपन्स एंड हाई टेक्नोलॉजी का दे यूज। सो राजाओं लोगों को ये डर था। बात करें अगर हम पीजेंट्स की या फार्मर्स की या वर्कर क्लास की या पुअर्स की, या पीजेंट्स भी आ गए इसमें, पीजेंट्स। So peasants, they were not able to pay the revenue that was being demanded by the British government. So वो चाहते थे कि इतना रेवेन्यू ना लिया जाए, कम किया जाए। और उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट was forcing peasants of India to grow इंडिगो, है ना, इंडिगो प्लांटेशन करने को फोर्स कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन पीजेंट्स को। बट दे वर रिलेक्टेंट टू ग्रो दिस इंडिगो बिकॉज ये इंडिगो के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहते हैं आपकी फील्ड पे, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो दे वर नॉट रेडी, दे वर नॉट एग्रीइंग टू ग्रो दिस indigo on their field, but they were being forced. Okay, so these were the issues। ठीक है, इसी तरह से सोसाइटी के हर सेक्शन का अपना अलग एक इशू था। तो इस तरह से सबको इशू, परेशानियां थी, अलग अलग परेशानियां थी, लेकिन सबको परेशानी थी ना, तो इस वजह से सब लोग एक ग्रुप बना चुके थे, सोसाइटी जो है वो एक बॉन्ड बना चुकी थी। ठीक है, the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement। अब क्या हुआ, कांग्रेस, कांग्रेस की लीडरशिप महात्मा गांधी के अंडर में थी। सो कांग्रेस वाज इन लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी और कांग्रेस साथ में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे वेरियस मूवमेंट लॉन्च किए। ये जो मूवमेंट्स थे ये वर्ल्ड वाइड होते थे, और इससे क्या हुआ कि जो भी सोसाइटी का बिखरा हुआ टूटा हुआ सेक्शन है, यानी जिसको अलग अलग परेशानियां हैं, तो वो जो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे वो सब साथ में आते हैं, सब एक मूवमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। इन दिस बुक वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर 1920, द स्टोरी आफ्टर 1920। और मुझे पढ़ाने में हमेशा एज आई एम नरेटिंग अ स्टोरी आई एंजॉय दैट। ओके, तो अभी तक तो ये इंट्रोडक्शन था, दैट इज़ वाई कोई कहानी नहीं बताई मैंने, पर जब मैं कहानी से ही शुरू करूँगी। ठीक है, इट्स स्टोरी नाउ। तो पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी से शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या पहला विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ और 1919 को खत्म हुआ। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये हमें जानना है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो एक अलग सी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे देश में बन के आती है। अब जब भी कोई वॉर शुरू होता है तो हम ये जानते हैं कि डिफेंस पे बहुत पैसा जाता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि लड़ने के लिए बहुत पैसा जाता है, जिसमें आपको वेपन्स बनाने होते हैं, आपकी आर्मी की सैलरी, आपके आर्मी के लिए फूड, उनको फीड भी तो करवाओगे तो उसके लिए खाना, उनकी सैलरी, उनकी यूनिफॉर्म, एवरीथिंग यू हैव टू परचेज, यू हैव टू गैदर, यू हैव टू अकोमोडेट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेंगी। खाना भी खिलाओगे आप अपनी आर्मी को, उनको वेपन्स भी दोगे, उनको यूनिफॉर्म भी दोगे, प्लस पॉइंट उनको आप सैलरी भी दोगे। तो दीज थिंग्स नीड टू बी गिवन टू द आर्मी। सो टू द सोल्जर्स दीज थिंग्स टू बी गिवन। सो इस तरह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी लड़ाई में पैसा बढ़ा। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा ब्रिटिश सरकार के पास लड़ने के लिए इतना पैसा, तो यहाँ पे वॉर लोन्स लिए गए। वॉर लोन्स यही सब कुछ नहीं था, क्योंकि वॉर लोन कितना लेते, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए। अब दो तरह के टैक्सेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक कस्टम ड्यूटीज, एक सेकेंड,
कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया था। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? जो भी इंपोर्ट हो रहा है सामान, जो भी देश इंपोर्ट कर रहा है सामान, तो उस देश पर टैक्स लगाना। लेट से ए देश ने इंपोर्ट किया कुछ सामान बी देश को, ठीक है, सो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट नहीं, ए देश ने जो सामान था वो बी में भेजा, तो बी के पास क्या आया? इंपोर्टेड सामान आया, इंपोर्टेड, यहाँ पे इंपोर्टेड सामान आया। तो यहाँ की सरकार क्या करेगी? यहाँ की सरकार कस्टम ड्यूटी लगा देगी ए देश पे। एक तो ए देश ने सामान दिया बी देश को, ऊपर से बी देश की सरकार ने ए देश पर कस्टम ड्यूटी लगा दी, यानी कि एक टैक्स लगा दी। सो वो टैक्स जो कि इम्पोर्टेड सामान पे लगाया जाता है, या इम्पोर्टेड सामान जिस देश ने इम्पोर्ट किया है दूसरे देश में सामान, भेजा है दूसरे देश में सामान, तो उस देश पर ये टैक्स लगाया जाता है। जैसे ए देश जो था, इट एक्सपोर्टेड द गुड टू बी देश ने इंपोर्ट किया था उस चीज़ को और ए ने एक्सपोर्ट किया था। तो जो देश दूसरे देश में सामान भेजता है, तो जिस देश में उसने सामान भेजा है, जब उस देश की सरकार टैक्स लगा दे, टैक्स लगा दे जिस देश ने उसे भेजा है उस देश पर, तो उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटीज। उन्हें बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, यानी वो टैक्स जो लोगों की इनकम पे लगता है, ठीक है। वॉर ईयर्स, जब लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उस समय पे क्या हुआ कि जो प्राइजेस थे ना गुड्स के, वो बहुत बढ़ते गए, बहुत इंक्रीज हुए। और 1913 और 1918 इस समय के बीच में एक ऐसा सिनेरियो देखा गया है कि डबलिंग हुई थी प्राइजेस की। जो चीज़ 10 रुपए की थी वो इन सालों में, इन 5 सालों में, 1913 टू 1918 में 20 की मिलने लगी थी, डबलिंग ऑफ रेट। और ये जो डबलिंग हुआ था, इससे राजाओं को तो कम परेशानी हुई, लेकिन कॉमन लोगों को तो बहुत परेशानी हुई ना। सो कॉमन पीपल दे सफर्ड, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप का, मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अब इतनी आर्मी कहाँ से आए? यूरोप में तो उतनी पॉपुलेशन थी नहीं, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन खूब थी उस समय पर भी। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने कहा कि हम इंडिया की जो विलेज एरियाज़ हैं, जो गांव के इलाके हैं, जहाँ पे खूब मजबूत स्ट्रॉन्ग मैन मिल जाते हैं, आदमी मिल जाते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम जो है विलेजर्स को रिक्रूट करेंगे, जो कि सप्लाई करेंगे सोल्जर्स, जो कि सप्लाई करेंगे एज सोल्जर्स इन द आर्मी। सो फॉर एग्जाम्पल कोई विलेज है, उसमें जितने भी सारे आदमी लोग हैं जो कि हेल्दी हैं, फिट फाइन हैं, डिजीज़ फ्री हैं, उनको सप्लाई करने के लिए बुला लिया जाएगा इन द आर्मी, दैट नाउ यू हैव टू सप्लाई इन द आर्मी। ठीक है, आप आर्मी में आओ, सप्लाई करो, यानी कि सर्विसेज दो आर्मी को, दैट मीन्स आप युद्ध लड़ो। ठीक है, सो विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब है कि बहुत फोर्स किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती की जा रही थी इंडियन विलेजर्स से कि आप आओ और आर्मी में हिस्सा लो। ठीक है, और ये लोगों के मन में बहुत गुस्सा भी भर रही थी, क्योंकि जो विलेजर्स थे वो नहीं जाना चाहते थे, फालतू में क्यों लड़े, क्यों अपने को जख्मी करे, क्यों अपनी जान को दाव पे लगाएं। तो इस तरह से देवर नॉट हैप्पी, देवर इन एंगर। तो इस तरह से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ द विलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द विलेज एरिया, आप देख सकते हो दैट यहाँ पे वाइड स्प्रेड एंगर, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और ये कुछ साल हैं, ईयर्स हैं, 1918 to 1919 एंड देन 1922, 1921। इस समय पे क्रॉप फेलियर हो गई। क्या हो गई? क्रॉप फेलियर हो गई। व्हाट इज क्रॉप फेलियर? क्रॉप खराब हो गई।
और जब क्रॉप खराब होती है, खाने की कमी हो जाती है, गेहूँ की कमी हो जाती है, तो हम कहते हैं दैट क्रॉप फेलियर लीड्स टू फेमीन्स। फेमीन दैट इज अकाल। ठीक है। So, crop failure which lead to the shortage of food, which is nothing but famine, अकाल. This was accompanied by influenza epidemic. ये एक बीमारी है। उस समय पे एक विश्व महामारी फैली थी, प्लेग। ठीक है। तो एक सेंसस हुआ था 1921 में, जिसके हिसाब से 12 से 13 मिलियन जो लोग थे दे पेरिश्ड जस्ट बिकॉज ऑफ फेमीन्स एंड एपिडेमिक। ठीक है। अब लोगों को लगता है कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, उनकी परेशानियां ख़त्म होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। इस समय पर ही आ जाते हैं हमारे मैजिशियन महात्मा गांधी। ये इंडिया में कब आते हैं? जनवरी में आते हैं 1915 में। फ्रॉम वेयर डिड ही केम? कहाँ से आए होते हैं वो? साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका में उस समय पे अपार्थीड सिस्टम था। अपार्थीड सिस्टम को हम रेसिज्म भी कहते हैं। इस सिस्टम में, रेसिज्म में, नस्ल के आधार पे भेदभाव किया जाता है, आपके स्किन कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो दो ग्रुप्स थे, एक तो वाइट लोगों का था और एक ब्लैकीज का था। वाइट लोग और कोई नहीं, आपके यूके से, यूनाइटेड किंगडम से या यूएसए से आए लोग ही थे। और ब्लैक्स वहाँ के नेटिव्स थे जो वहाँ पे रहते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो यूके यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही तो हो गई। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही अपना आधिपत्य लगा रखा था, अपना आधिपत्य जमा रखा था साउथ अफ्रीका में भी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट गवर्नमेंट भी कहते थे। रेसिस्ट गवर्नमेंट भी कहते थे। रेसिस्ट गवर्नमेंट का मतलब है वो गवर्नमेंट जो रेसिज्म को प्रमोट करे। ठीक है। तो ये यहाँ पर आए, यहाँ से आए थे और लड़ कर के आए थे। किसके अगेंस्ट लड़ कर के आए थे? रेजिस्ट रजीम के अगेंस्ट में लड़ कर के आए थे। कैसे? मारधाड़ करी थी क्या? नहीं। महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने एक नॉवल मेथड का मतलब है एक यूनिक मेथड अपनाया था, जिसे सत्याग्रह कहते हैं। जो सत्याग्रह था, इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इसमें ये बोला गया कि अगर आप सच के साथ हो और अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको मार-धार की ना ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू यूज़ फिजिकल फोर्स। ठीक है? टू फाइट द ऑप्रेसर। बिना लड़े झगड़े, बिना वेजिएंस, बिना वायलेंस के, बिना एग्रेसिव हुए सत्याग्रही जीत सकता है बैटल को। दिस could be done appealing to the conscience of the oppressor। जो आपसे लड़ रहा है, जो आपको दबा रहा है, आप उसकी आत्मा पर ही सीधा वार करो। वो कैसे करोगे? उसकी आत्मा को सही रास्ता दिखाओ, सीधा रास्ता दिखाओ, परसुएड करो, उसे मनाओ कि वो क्या करे, सीधा रास्ता यानी सच का रास्ता देखे।
डोंट यूज़ फोर्स, वॉयलेंस का यूज़ मत करो कि तू सच का रास्ता देख, यही सच है, यही सच है। उसको सच मनवाओ, उसे सच दिखाओ। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू सी द ट्रूथ। सच हमेशा जीतता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि यही जो धर्म है नॉन वायलेंस का, ये सभी इंडियंस को एक साथ ला सकता है। जो इंडियंस हैं उनके अंदर भी बहुत लड़ाई चलती रहती थी। और आपको मैं अब एक बात बताऊंगी कि इंडियंस इतने बिखरे हुए थे, डिवाइडेड थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उसने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का ही जो फॉर्मूला था यूज़ किया, क्योंकि हम इतने बिखरे हुए थे। उसने हमें और बिखरा हुआ बनाया और फिर हम पे रूल किया। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक से वो इंडिया में आए तो उन्होंने 3 जो सत्याग्रह मूवमेंट है उनको लॉन्च किया अलग अलग जगहों पे। 1917 में जब वो सबसे पहले चंपारण गए थे, चंपारण इज़ इन बिहार। यहाँ पे उन्होंने पीजेंट का सपोर्ट किया और पीजेंट्स को सपोर्ट करते हुए उन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इसमें क्या था कि इंडिगो फोर्स की जाती थी कि तुम उगाओ। जब इंडिगो प्लांटेशन ख़त्म की गई, बंद की गई, क्योंकि जब जर्मन में जो नकली डाई है वो आ गई थी, तो उसके बाद जब कहा कि अब इंडिगो की ज़रूरत नहीं है इंडियन फार्मर्स को, इंडियन प्लांटेशन वर्कर्स को, तो अब जब इन पीजेंट्स ने कहा कि अच्छा हमें फिर कंपनसेशन तो दो, तो उन्होंने बहुत कम पैसा रीपे किया ब्रिटिश सरकार ने। तो ये प्रॉब्लम थी, दे वर नॉट हैप्पी विद द कंपनसेशन दैट दे गेट। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो मूवमेंट होता है इट वाज इन सपोर्ट ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स। तो आगे देखते हैं हम। अब क्या यहाँ पे है दैट ये हमने देख लिया कि अब जब गांधी जी इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में लोगों को बताया कि भाई सत्याग्रह मूवमेंट क्या है। ये मूवमेंट है जो कहता है कि अगर आप सच के साथ खड़े हो या अगर आप सच के साथ हो, आप सच का रास्ता देखते हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वॉयलेंस यूज़ करने की, फिज़िकल फोर्स यूज़ करने की। आप बिना फिज़िकल फोर्स को या वॉयलेंस को यूज़ करे भी जीत सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बोला था। रीड कर लेना इस पैराग्राफ को अच्छे से। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है लड़ने की ऑपरेसर से। अगर आप सही के साथ हो, आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, सही के साथ हो, फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। बिना लड़ाई किए, एग्रेसिव हुए क्या किया जा सकता है? सत्याग्रही ये जंग जीत सकता है नॉन वायलेंस के साथ। नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा। ठीक है, उसका तरीका इन्होंने बताया कि सत्याग्रह क्या करता है। सत्याग्रह में हम जो भी ऑपरेसर है, जो भी गलत कर रहा है, उसकी आत्मा को सच का रास्ता दिखाते हैं, उसकी दिल को, उसकी चेतना को, कंसाइंस को सच का रास्ता दिखाते हैं। जहाँ पे हम उसे सच का रास्ता दिखाते हैं, फोर्स नहीं करते हैं कि तुम सच देखो यही सच है। वॉयलेंस की मदद से हम उसको फोर्स नहीं करते हैं कि तुम यही सच है इसको ही मानो। रादर हम क्या करते हैं, हम उसे परसुएड करते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सच का रास्ता तुम देखो। और इससे क्या होता है, बिना इस वॉयलेंस के जो सत्याग्रही है वो जीत जाता है इस बैटल को। अब कई बार है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू एक्सप्लेन सत्याग्रह, तो प्रपोज्ड बाय गांधी जी, तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, सत्याग्रह कहता क्या है? सत्याग्रह इस बात पे जोर डालता है कि सच के साथ खड़ा रहना हमेशा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा दैट सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। फिर इसको आप एक्सप्लेन करोगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी के सत्याग्रह के मूवमेंट के अनुसार अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ हो तो फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर। 2 मार्क्स हो गए।
3 नंबर से ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तीसरा, विदाउट सीकिंग वेजेंस और बीइंग वायलेंट और बीइंग अग्रेसिव, है ना, जो सत्याग्रही है ये कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बस 3 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि ये जो 3 सत्याग्रह मूवमेंट हमने अभी अभी देखे, ये सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, कि अभी हमने जो सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, व्हाट इज सत्याग्रह, तो इंडिया में इसे कब लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया। तो 1915 में गांधी जी आए, एक साल इन्होंने ग्रेवियंसेस, लोगों के इश्यूज को पढ़ा पूरे भारत में, और फिर इन्होंने 1917 में अपना काम शुरू किया। 1917 में इन्होंने पहली बार अपना सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, बट इट वॉज एट अ रीजनल लेवल यानी छोटे लेवल पे था। तो 1917 को सबसे पहले चंपारण, जो कि बिहार में है, वहाँ पे इन्होंने जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम है इसके खिलाफ में कहा, इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स। किसके सपोर्ट में, पीजेंट्स के सपोर्ट में, या प्लांटेशन वर्कर्स भी आप लिख सकते हो। किसके खिलाफ, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। क्या था इसमें, कहा जाता था कि इंडिगो उगाओ। ठीक है भाई, हम इंडिगो उगा रहे हैं, बहुत बुरी बात है, इंडिगो नहीं उगाना चाहिए, बट हम उगा रहे हैं। इंडिगो इज नॉट गुड फॉर द फील्ड, ओके। हमने इंडिगो भी उगा ली। अब जब जर्मन में नकली डाई बनी, तो ये ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हमारे को तुम्हारे इंडिगो की ज़रूरत नहीं है, इसकी खेतीबाड़ी बंद करो। तो फार्मर्स ने कहा हमारी इतनी ज़मीन ख़राब हुई है, क्योंकि इंडिगो ख़राब करती है ज़मीन को, मैंने बताया आपको। तो इन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन इतनी ख़राब हुई है, हमें इसका कंपनसेशन चाहिए, हमें रीपे करो पैसा। तो सरकार ने बहुत ही थोड़ा अमाउंट, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट रीपे किया। तो गांधी जी के सहयोग से ये ब्रिटिश सरकार को कहते हैं कि हमें ज़्यादा कंपनसेशन दो, हम इतने से पैसे से क्या करेंगे, इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है और इतना सा पैसा देके हमको टरका रहे हो, है ना। तो ये बात थी, ठीक है। आगे देखिए। अब आगे जो अगला ये रीजनल लेवल पे करते हैं ना मूवमेंट, वो भी 1917 में ही करते हैं। दैट वाज इन खेड़ा। इसे कई लोग खेड़ा कहते हैं, कई लोग खेड़ा कहते हैं। ये गुजरात में है, तो खेड़ा इन गुजरात। खेड़ा जो गुजरात में है, यहाँ के फार्मर्स को क्या परेशानी थी कि इनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांगा जा रहा था। कौन मांग रहा था, ब्रिटिश सरकार मांग रही थी, गवर्नमेंट मांग रही थी, ब्रिटिश। तो अब ये नहीं देना चाहते थे इतना ज़्यादा पैसा, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं था। अभी अभी क्रॉप फेलियर हुआ था, एपिडेमिक आया था, कई घरों में ऐसा हुआ क्रॉप फेलियर की वजह से, यस, प्रोडक्शन नहीं हो पाई, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई, फसल उपजाऊ निकली नहीं, तो पैसा आया नहीं, है ना। और एपिडेमिक की वजह से कई घरों में बहुत बीमारियां हुई थी, बहुत सारा पैसा उनमें भी खर्च हुआ था, ठीक है। तो इतना जो रेवेन्यू है ये लोग कहते हैं हम नहीं दे सकते सरकार को, यहाँ के फार्मर्स कहते हैं। दे वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड, यानी इस बार रेवेन्यू कलेक्शन ना किया जाए। तो इसके लिए भी ये गांधी जी का सपोर्ट लेते हैं, गांधी जी इनको कहते हैं सत्याग्रह करते हैं। चलो 1918 में भी होता है कुछ ऐसा ही। 1918 में यहाँ पे अहमदाबाद में हम चलते हैं। अहमदाबाद में किया जाता है अगेन एक सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। इट वॉज इन सपोर्ट ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स, अगेंस्ट द, इन सपोर्ट, और यहाँ पे लिखो अगेंस्ट, अगेंस्ट दी कॉटन मिल
ओनर्स। कॉटन मिल ओनर्स यानी कि वो ओनर्स इंडियंस ही थे ये, जो कॉटन मिल्स को ओन कर रहे थे। अब यहाँ पे कॉटन मिल ओनर्स बहुत ही कम पैसा दिया करते थे, वेजेस दिया करते थे कॉटन मिल वर्कर्स को, ठीक है, जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उन्हें। तो जो कॉटन मिल ओनर्स थे बहुत कम वेजेस दे रहे थे कॉटन मिल वर्कर्स को, लेकिन जब ये क्रॉप फेलियर, ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों पर कि दाम बढ़ रहे थे गुड्स के, सामान के, लेकिन इतना पैसा नहीं था लोगों के पास, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए इन लोगों के पास, कि अपना पेट भर सके। इतना इनको वेजेस नहीं मिलता था, इतना इनको सैलरी नहीं मिलता था। तो दे डिमांडेड कि वी वांट हाई सैलरीज, दे वर डिमांडिंग दैट इनके वेजेस जो हैं वो हाई होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो लेकिन जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, सॉरी कॉटन मिल ओनर्स हैं, दे वर रिलेक्टेंट टू इंक्रीज देयर सैलरीज। सो यहाँ पे भी ये गांधी जी की मदद लेते हैं सारे कॉटन मिल वर्कर्स, एंड इन सपोर्ट ऑफ महात्मा इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स महात्मा गांधी अगेन ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। इट वाज अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया हो जितना मैंने बताया। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट। अब नेशनल लेवल पे इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। देखो ये बड़े खुश थे कि यार मुझे मतलब चंपारण से भी सक्सेस मिल रहा है, मुझे भी गुजरात से भी सक्सेस मिल रहा है, तो दैट मीन्स इट्स वेरी गुड आइडिया ऑफ सत्याग्रह, राइट। और साउथ अफ्रीका से तो सक्सेस मिला ही है ना, थोड़े लेवल पे बट हाँ मिला है। तो अब ये यहाँ पे भी सत्याग्रह मूवमेंट जो है शुरू करते हैं नेशनल लेवल पे, पूरे देश में सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है। तो अब ये सत्याग्रह मूवमेंट होता क्यों है, कोई परेशानी होगी ना, इसलिए तो किया होगा, कोई मुद्दा होगा। तो हाँ, मुद्दा था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था। इस एक्ट को बहुत ही जल्दबाजी में पास किया गया था। किसने पास किया था इसे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। किसने? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। और मज़े की बात ये है कि जब ये काउंसिल बैठी गई थी तो इसमें हमारे ब्रिटिश सरकार के लोग तो थे ही, इंडियन मेंबर्स भी थे कुछ। इंडियन मेंबर्स की एक नहीं सुनी गई, कह दिया कि रॉलेट एक्ट पास होगा। ये लोग मना करते रहे हमारे इंडियंस की नहीं मत करो मत करो, ये गलत है, क्योंकि ये तो इंडियंस के हित के लिए वहाँ बैठे थे ना। पर इनकी एक नहीं चली, इनकी कुछ भी बात नहीं मानी गई, रॉलेट एक्ट को पास किया गया। सो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर पास्ड द लॉ। अब इस लॉ में था क्या, क्यों ये एक्सेप्टेबल लॉ नहीं था? ऑब्वियसली कुछ गलत होगा। गलत से किसके लिए गलत होगा? ऑब्वियसली इंडियंस के लिए गलत होगा। तो पहली चीज क्या थी इसमें कि सरकार को, किसकी सरकार को? हमारी सरकार को नहीं, ब्रिटिश सरकार को इनॉर्मस पावर दे दी गई, बहुत ही ज्यादा पावर दे दी गई कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही हो उसको रिप्रेस किया जा सकता है, उसे दबाया जा सकता है। अब जिस समय पर इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, इतने सारे लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है, इतने सारे लोग अलग अलग तरह से पार्ट ले रहे हैं किसमें, इस नेशनलिज्म में या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में, तो उस समय पर आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने का सोच लिया। गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी कि नाउ गवर्नमेंट इज फ्री टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या थी? अलाउड डिटेंशन, डिटेंशन यानी कि गिरफ्तारी ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। बिना ट्रायल के 2 साल तक किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाला जा सकता है। कोई पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि जो पॉलिटिक्स में है परंतु उसे कैदी रखा गया है, तो उसे बिना किसी ट्रायल के फर्दर ऑन रखा जा सकता है कैदी के रूप में, बिना किसी 2 साल के ट्रायल के। जिस पर भी पॉलिटिकल मतलब जिस पर भी आरोप लगे हुए हैं, जिसको भी सरकार
गिरफ्तार करना चाहती है कर सकती है, पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है कर सकती है, और 2 साल तक जेल में रख सकती है। ये क्या सही चीज़ थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब और क्या करते हैं भाई? तो ये 2 चीज़ें करते हैं रॉयलेट एक्ट के अंडर में। ये जो 2 चीज़ें थी ये होती हैं कि गवर्नमेंट गॉट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल फॉर 2 years। बिना 2 साल के ट्रायल के डिटेंशन किया जा सकता है, गिरफ्तारी की जा सकती है। दिस वाज द थिंग। नाउ अब महात्मा गांधी क्या चाहते हैं? एक नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाए। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो लिखा है सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस, तो इस लग रहे कैसे हो गया? लेकिन इस बात को गार्ड बांध लेना कि इट वाज नॉट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट वाज अ सत्याग्रह मूवमेंट। इसलिए इस लाइन पर एज सच ध्यान बिल्कुल नहीं देना, या इस लाइन से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये है एक सत्याग्रह। ठीक है, तो अब गांधी जी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि अब वो चाहते हैं कि ये जो सरकार ने लॉ लाया है हम इसके खिलाफ लड़ें, लेकिन नॉन वायलेंट से। तो इसकी शुरुआत की जाती है 6 अप्रैल से ही विद हड़ताल। हड़ताल, पता है हड़ताल क्या होती है? तो 6 अप्रैल को एक हड़ताल की जाती है, ठीक है, इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ। बहुत सारी रैलीज होती हैं जो ऑर्गेनाइज होती हैं वेरियस सिटीज़ में, ठीक है। सो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। जो सारे वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। जो कहाँ के वर्कर्स थे? किसी भी फैक्ट्री के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर्स थे, दे वेंट ऑन स्ट्राइक एंड इन स्ट्राइक ऑफ रेलवे वर्कशॉप। एंड दूसरी चीज़ क्या हुई कि शॉप्स वर क्लोज डाउन। तो वर्कशॉप्स पर, तो रेलवे वर्कशॉप्स में तो हुआ क्या कि स्ट्राइक लगा दी गई थी वर्कर्स ने, और दुकानें जो थी वो भी बंद हो गई थी। ये सब चीज़ें देखकर, इतना लोगों में गुस्सा देखकर, ब्रिटिश सरकार को लगा कि जो हमारी कम्युनिकेशन लाइंस हैं, कम्युनिकेशन लाइन जैसे रेलवे या जो टेलीग्राफ है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने दबाने की कोशिश करी नेशनलिस्ट को। लोकल लीडर्स को उठा लिया गया अमृतसर से, महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोक दिया गया। सो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड गांधी जी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। 10 अप्रैल को जो पुलिस है ना अमृतसर में, वो फायरिंग शुरू कर देती है एक पीसफुल प्रोसेशन पे। यानी कि लोगों का एक गुट जा रहा था जो कि पीसफुल प्रोसेशन कर रहा था, जो कि मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो रॉयलेट एक्ट पास हुआ है इसके खिलाफ में बोल रहा था, काम कर रहा था। तो उन पे गोली बरसा दी जाती है 10 अप्रैल को इन अमृतसर। और इससे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, बैंक्स हो गए या पोस्ट ऑफिसेज हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, यहाँ पे वाइड स्प्रेड अटैक शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? बैंक्स में, पोस्ट ऑफिसेज में और रेलवे स्टेशंस में। जो मार्शल लॉ था वो इम्पोज किया जाता है। मार्शल लॉ यानी कि अब मिलिट्री रूल आ गया है, अब पुलिस काम नहीं करेगी, अब मिलिट्री के जो लोग हैं वो काम करेंगे। सो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। अच्छा, जब मिलिट्री के पास पावर आती है तो वो तो सीधा गोली बरसाना शुरू करती है। और जनरल डायर जो थे उनके पास सारी कमांड आ जाती है। मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, जनरल डायर के पास कमांड आ गई, और तभी हुआ 13 अप्रैल का एक बहुत ही बुरा कांड, दैट वाज द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, नाउ उस दिन जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला के ग्राउंड में। जलियांवाला बाग जो है ना उसके ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे। ठीक है,
क्यों हुए थे? अच्छा, 2 रीज़न से हुए थे। कुछ तो गवर्नमेंट के जो नए रिप्रेसिव मेजर्स हैं उनके खिलाफ बातें करने के लिए हुए थे, प्रोटेस्ट करने के लिए हुए थे, और कुछ जो थे वहाँ पे एनुअल बैसाखी फेयर जो लगता है उसे अटेंड करने के लिए हुए थे। अब दोनों ही जो थे वो अनअवेयर थे ऑफ द मार्शल लॉ, दे वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, क्योंकि ये क्या थे, ये आउटसाइड द सिटी से आए हुए थे, ये सब विलेज एरिया से, कंट्री साइड से आए हुए थे। तो कुछ जो थे उन्हें पता ही नहीं था मार्शल लॉ लग गया है, वो तो सोच रहे थे कि जो रॉलेट एक्ट है हम उसके खिलाफ बात करेंगे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, और कुछ को मतलब ही नहीं था, जो कि आम नागरिक नागरिक थे, बिल्कुल छोटे लोग थे, बिल्कुल एनुअल बैसाखी फेयर जो बैसाखी का फेयर लगता है साल में एक बार, उसे एंजॉय करने आए थे। दे वर ऑल आउटसाइड द सिटी, फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, many of them were villagers and they were unaware of the martial law जो कि इम्पोज हुआ था। सो डायर आता है, जनरल डायर उस एरिया में। अब उस एरिया का एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, जैसे नॉर्मल पार्क्स में होता है कि एक ही डोर होता है और आपको उसी डोर से जो है एंटर या एग्जिट लेनी होती है। सो दिस वॉज लाइक द डोर, ठीक है, आप इसी से आ सकते हो और इसी से जा सकते हो। तो डायर आया अंदर, उसने गेट को ब्लॉक कर दिया। अब जो भी लोग हैं वो इस एरिया में अटक गए। यहाँ पे एक कुआं भी था, एक वेल भी था। तो ये यहाँ पे आते हैं डायर। सो जनरल डायर एंटर कर जाते हैं यहाँ पे और गोलियां बरसाना शुरू करते हैं लोगों पे। कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस कुएं में घुसते जाते हैं। दे वर स्टैकिंग अपॉन ईच अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे भरते जा रहे हैं लोग। एंड इससे क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सफोकेशन जो नीचे दबे लोग हैं वो मरने लग गए, और जो कुएं में नहीं घुस पाए उनको तो जनरल डायर ने अपनी गोलियों से ही मार दिया। तो इस तरह से जलियांवाला बाग में उस समय जितने लोग प्रेजेंट थे वो सब के सब, ईच एंड एवरीबडी डाइड। सिंपल स्टोरी। सो others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer आता है, blocked the exit point and opened fire the crowd, killing hundreds. उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जब उसे पकड़ा जाता है कि यार ये तुमने क्या किया, है ना, बहुत ही गलत बात की, तो वो कहता है कि मैं लोगों के मन में एक डर पैदा करना चाहता था, टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। लोगों की, कहते हैं ना, दिल को धधकाना चाहता था, दिल को, मैं, कहते हैं ना अपन वो, कि दहशत में लाना चाहता था, ठीक है। तो आई वांटेड टू क्रिएट द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, डर बैठाना चाहता था। अब जैसे जैसे जलियांवाला बाग की न्यूज़ पहुंचती है लोगों के पास, तो जो भी सारे टाउन्स में रह रहे लोग थे वो सड़कों पे आ जाते हैं। अब वो स्ट्राइक्स करते हैं, खूब क्लैशेस होते हैं पुलिस के साथ, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया जाता है। सो क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, पुलिस से लड़ाई होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया जाता है। तो गवर्नमेंट भी बहुत रिप्रेशन के साथ, बहुत ही बुरी तरह से इनको रिप्रेस करती है, दबाती है, ब्रूटल रिप्रेशन करती है। ब्रूटल मतलब क्रूअल रिप्रेशन करती है, दबाने का तरीका इन लोगों को जो है कंट्रोल करने का तरीका बहुत ही बुरा निकालती है। ह्यूमिलिएशन करती है वो, और टेरराइज करती है लोगों को। सत्याग्रही को कहते हैं कि अपनी जो नाक है उसको ज़मीन पे रगड़ो। सो सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन ग्राउंड, और सड़क पे रेंगो, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, और सलाम करो साहिब को। ये साहिब कौन होते हैं? ये साहिब और कोई नहीं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको कहा गया है। तो सलाम या सल्यूट द साहिब्स। फिर लोग अगर ऐसा नहीं करते थे तो उनको मारा जाता था, ठीक है। पीपल वर फ्लॉश्ड, एंड जो विलेजेस थी ना उन पे खूब बॉम्ब बरसाए गए। इतनी वॉयलेंस को देखकर महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ले लिया। अब
जो रॉयलेट सत्याग्रह है ना, ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो रहा था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये सिटीज़ और टाउन्स में ही लिमिटेड रहा। और हुआ क्या एज अ रिजल्ट कि जो ये रॉयलेट सत्याग्रह था ये बहुत वायलेंट हो गया बाद में, है ना। हमने देखा कि जो कंट्री साइड लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ आ गया है, बिकॉज दे वर अनअवेयर। उस समय पर लोग इतने इंटीग्रेटेड नहीं थे, इतने जुड़े हुए नहीं थे। सिटीज़ तक बात पहुंच जाती थी पर सिटीज़ से कंट्री साइड में पहुंच नहीं पाती थी। इस वजह से कई सारे जो मूवमेंट हम कह सकते हैं या कई सारे जो स्टेप्स ले रही थी हमारे इंडियन कांग्रेस या महात्मा गांधी के द्वारा लिए जा रहे थे ना स्टेप्स, सो दे वर बीइंग लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स, दे वर नॉट बीइंग एबल टू रीच द कंट्री साइड। तो ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूनाइट किया जाए और तब जा कर के जो है एक मूवमेंट लाया जाए, तब वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, उस समय पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ होता है और जो यहाँ पे आपका ऑटोमन टर्की है वो हार गया होता है। ये ऑटोमन टर्की वो राज्य है जहाँ पे खलीफा का क्या था, रूल था। खलीफा कौन था? खलीफा वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। तो ही वॉज द ऑटोमन एम्पायर एम्परर। तो जब ये ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसा र्यूमर फैला, ऐसी अफवाह फैली, आप इसको र्यूमर कह लो या आप इसे एक अफवाह कह लो या ऐसे कोई गॉसिप कह लो लोगों की, कि जो ऑटोमन टर्की है वहाँ पे एक हार्श ट्रीटी लगाई जाएगी। सो नॉट ऑटोमन टर्की बट ऑटोमन एम्परर। सो harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman emperor. Ottoman emperor था खलीफा, he was a spiritual head of the Islamic world। तो उसके जो पावर्स है ना बेसिकली उनको छीन लिया जाएगा। अब जब ये बात मुसलमानों को पता चलती है कि यार हमारे ऑटोमन टर्की की, सॉरी, हमारे ऑटोमन एम्परर यानी खलीफा की पावरों को छीन लिया जाएगा, जो उनकी टेम्परर पावर्स हैं यानी कि जो उनकी प्रेजेंट पावर्स हैं। टेम्परर का मतलब होता है प्रेजेंट। जो उनकी प्रेजेंट पावर्स उनको छीन लिया जाएगा, जो उनके पास आज पावर्स उनको छीन लिया जाएगा। तो to defend the Khalifa's temporal power, that means to protect the Khalifa's temporal power, खिलाफत कमेटी बनी थी मार्च 1919 में, बॉम्बे में बनी थी। ये जो बनी थी ना खिलाफत कमेटी, इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली। तो उसको आप अली ब्रदर्स के नाम से याद रख सकते हो, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन दोनों की लीडरशिप में जो है ये मार्च 1919 बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बन पाई थी। अब गांधी जी अच्छा मौका ढूंढते हैं कि यार इनका साथ ले लो। अपने हिंदुओं में तो हम न्यूज़ पहुंचा ही देंगे, ये मुसलमानों में भी न्यूज़ पहुंचा देंगे, और जो कई मुसलमान गांव के इलाकों में रहते हैं, ज़्यादातर मुसलमान जो विलेज एरिया में रहते हैं, वो हमारे इंडियंस तक भी बात पहुंचा देंगे। तो इस तरह से हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, यूनाइटेड मास एक्शन जो है इसको उठाया, ठीक है। इस मतलब बेसिकली व्हाट गांधी जी डिड दैट, यूनाइटेड मास एक्शन उसको लॉन्च करने के लिए कि सब लोग मिलकर के जो है वो लड़ें, इन्होंने इस मौके को नहीं छोड़ा। जब जो खिलाफत कमेटी है ये सेटअप हुई थी, ये इन्होंने क्या किया, खिलाफत कमेटी को अपने साथ जोड़ लिया। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली इनको, है ना, टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो अब क्या हुआ, कलकत्ता सेशन जो है ना, कलकत्ता सेशन हुआ था 1920 में, सितंबर 1920 में। इस समय पर ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स, महात्मा गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दो चीज़ों को सपोर्ट करेगा, खिलाफत इशू को सपोर्ट करेगा और स्वराज को सपोर्ट करेगा। खिलाफत इशू इनका काम भी हो गया और स्वराज इनका काम भी हो गया, ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन की ज़रूरत क्या थी, तो आपने अगर महात्मा गांधी ने अपनी एक मैगजीन छापी थी
हिंद स्वराज, नॉट मैगजीन सॉरी, हिज बुक हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने पब्लिश की थी. So Mahatma Gandhi declared British rule was being able to establish itself because Indians cooperated with it. अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करें, जो ब्रिटिश सरकार कह रही है उसकी बात को ना माने, तो फिर जो ब्रिटिश रूल है वो विद इन अ ईयर टूट जाएगा. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंडियन इट हैज स्टैब्लिश बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, और इसलिए ही ये सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं. अगर इंडियंस कॉपरेट नहीं करें सो ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा एक ही साल में, और स्वराज आ जाएगा, यानी अपना देश बन जाएगा. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे लाया जाए, तो गांधी जी कहते हैं कि इसको अलग अलग स्टेजेस में लाया जाएगा. सबसे पहला क्या होगा, सरेंडर द टाइटल्स द गवर्नमेंट अवॉर्डेड. जो टाइटल्स गवर्नमेंट ने तुमको दिए हैं उनको हटा दो. टाइटल्स जैसे हम लगाते हैं ना, डॉक्टर ए बी सी, ई आर ए बी सी, ई आर दैट मीन्स इंजीनियर ए बी सी, आई एस ए बी सी. कोई इंसान आई एस है तो वो अपने नाम के आगे आई एस लगा देगा. तो जो अपन ऐसे टाइटल्स लगा देते हैं, ठीक है, उनको हटा दो, उनको हटा दो, उनको हटा दो. जो भी गवर्नमेंट ने तुम्हें ऐसे टाइटल्स दिए हैं, यू जस्ट रिमूव देम, सरेंडर कर दो उन टाइटल्स का जो गवर्नमेंट ने दिए हैं. और फिर बाइकआउट करो सिविल सर्विसेज का, ऑफिसेस का, स्कूल्स का, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, कोर्ट का, फॉरेन गुड्स का, जो भी चीज़ें सरकार से रिलेटेड हैं. सिविल सर्विसेज सरकारी काम हो गया, आर्मी सरकारी चीज़ हो गई, क्योंकि उस समय जो आर्मी थी वो हमें सर्व नहीं करती थी, वो सर्व करती थी ब्रिटिश को, ब्रिटिशर्स को. पुलिस सरकारी चीज़ हो गई, उसे हटाओ. कोर्ट सरकारी चीज़ हो गई, हटाओ. लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई सरकारी है, उसको भी हटाओ. स्कूल सरकारी है, उसको भी हटाओ. फॉरेन गुड्स, जो बाहर से सामान आ रहा है, यानी ब्रिटिश से सामान हमारे पास आ रहा है, उसको भी हटाओ. तो इस तरह से क्या होगा, जो भी उनको सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं ना, उनको अपनी ज़िंदगी से दूर करो, अपना सपोर्ट हटा दो उन चीज़ों से. ऐसे ये कहते हैं. सो बाइकआउट सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स. इस तरह से जो गवर्नमेंट अगर यूज़ करती है ना फिर रिप्रेशन को, तो हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे. अभी जो लॉन्च हो रहा है ना वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या लॉन्च होगा. डोंट बी कंफ्यूज्ड. एक चार्ट सा बना लो. सबसे पहले लॉन्च हुआ सत्याग्रह, थोड़ा ऊपर. सबसे पहले लॉन्च हुआ सत्याग्रह, फिर लॉन्च हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और फिर लॉन्च होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो लिख लो कि सबसे पहले लॉन्च हुआ सत्याग्रह, फिर लॉन्च हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. NSNCM CDM उनको ही कहते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया. अब अगर गवर्नमेंट ने यूज़ किया रिप्रेशन को, तो हम फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे. 1920 की समर में महात्मा गांधी और शौकत अली जो हैं, ये पूरे हमारे इंडिया को घूमते हैं और सपोर्ट ये अपना बढ़ाना चाहते हैं इस तरह से फॉर द मूवमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवमेंट को सपोर्ट करें. ये पूरी दुनिया में घूमते हैं, और सॉरी पूरे इंडिया में घूमते हैं और सपोर्ट बढ़वाते हैं अपना, बताते हैं लोगों को कि क्यों ज़रूरी है NCM को लॉन्च करना. अब कई सारे लोग जो कांग्रेस में थे ना, वो थोड़ा इस प्रपोजल को लेकर के थोड़े कंसर्न थे कि लॉन्च करें नहीं करें.
कई जो थे ना वो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, जो कि नवंबर 1920 में होने वाले थे। उनको लगता था कि अगर हम 1920 के इलेक्शन से पार्ट लेते हैं और हमें कहीं सीट मिल जाती है तो एक तरह से हम किसी प्रोविंस को, किसी इलाके को रिप्रेजेंट तो कर पाएंगे, सरकार में थोड़ा हिस्सा तो बना पाएंगे अपना। ये और इनको ये भी था कि जो मूवमेंट होगा ये बाद में बहुत वायलेंट हो जाएगा, जैसे कि सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से सितंबर से लेकर के दिसंबर तक कोई भी जो कांग्रेस की मीटिंग है वो नहीं हो पाती है। फिर एक नागपुर सेशन होता है। नागपुर सेशन होता है 1920 में, दिसंबर 1920। नागपुर सेशन होता है दिसंबर 1920 में। अब एक कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि एक नेगोशिएशन हो जाती है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्टेड इन दिस सेशन, ऐसे। एंड इसमें आ सकता है दैट द नीड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज put forward and was proposed in this session. That was the Calcutta session of Congress in September 1920. Whereas this say the need to start, no, not the need to start, but when NCM was adopted in 1920 December, Nagpur session. अभी मूवमेंट कैसे अनफोल्ड होता है, कैसे बढ़ता है आगे, देखते हैं वेरियस ग्रुप्स किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेते हैं, किस तरह से सबके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग होता है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा जाए तो स्वराज को लाने के लिए ही किया जा रहा था, तो सबके लिए स्वराज का मतलब भी अलग अलग था। तो जब स्वराज का मतलब भी सबके लिए अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनसीएम, नेशनल जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी सबके लिए अलग अलग होगा। तो सब लोगों ने स्वराज को एक अलग रूप से देखा। स्वराज का ओवरऑल मतलब देखा जाए तो होता है कि जहाँ पे आप अपना राज्य लाना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो सब लोगों के लिए ये अलग अलग था। सबसे पहले हम देखते हैं टाउन्स में। तो अगर हम बात करें टाउन्स में, तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से इन सिटीज। शहरों में मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले वही पार्टिसिपेट करती है। गरीब लोग इसलिए रह जाते हैं कि अगर हम करेंगे तो हमें कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं। अमीर लोग इसलिए रह जाते हैं कि जितना भी अपन का अच्छा लाइफ चल रहा है उसको चलने दो, क्यों फालतू में बिगाड़ना। मिडिल क्लास है जो काम करती है। ठीक है, ना अमीर बहुत ज़्यादा कुछ कर पाता है ना गरीब। एक्सट्रीम सिचुएशंस नेवर डू एनीथिंग। एक्सट्रीम सिचुएशन यानी बहुत बहुत गरीब बहुत अमीर, जो बीच में रहता है जैसे मिडिल क्लास कहते हैं, वही सब काम करती है। ठीक है, तो मिडिल क्लास में हुआ क्या कि जो मिडिल क्लास के बच्चे थे, यानी कि ऐसे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो स्कूल में पढ़ते लिखते भी थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल से उनको छोड़ दिया। और जो टीचर्स हैं, कॉलेजेस हैं में पढ़ा रही हैं या स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, जो हेडमास्टर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो हेडमास्टर्स हो गए या टीचर्स हो गए जो कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो बच्चों ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स ने रिज़ाइन दे दिए और लॉयर्स ने क्या किया, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, यानी जो वो अपनी नौकरी कर रहे थे वो छोड़ दिया। तो टीचर्स, हेडमास्टर्स, लॉयर्स, इन्होंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी और बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। अब जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे उनको बायकॉट किया गया, लेकिन मद्रास में काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया गया। यहाँ पे एक जस्टिस पार्टी थी, ये जो पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की थी। इनको पहली बार मौका मिल रहा था इलेक्शंस में पार्ट लेने का, और इस वजह से इनको लग रहा था कि हम इस मौके को नहीं छोड़ सकते हैं। तो दे फेल दैट अगर हम इलेक्शंस के माध्यम से काउंसिल में, यानी कि जो सभा है उसमें एंटर कर गए ना, तो हमारे को कुछ पावर तो मिल ही जाएगी, जो कि केवल ब्राह्मण्स के पास होती थी पहले। तो वी वुड गेट पावर दिस वे।
अब जो नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट है ना, इकोनॉमिक फ्रंट पे इट वाज वेरी ड्रामेटिक, बहुत ही नाटकीय रूप से हुआ क्या कि जो फॉरेन गुड्स थे, यानी जो भी बाहरी देशों से सामान आता था, इसको बायकॉट किया गया था। लिक्विड शॉप्स जो थे, यानी कि शराब की दुकानें, ये जो शराबें थी ये भी विदेश से बन के आती थी, अंग्रेजी शराबें जिसे हम कहते हैं। सो दे वर बीइंग पिकेटेड, इनका इस्तेमाल रोक दिया गया, कोई इन्हें नहीं पिएगा। और जो फॉरेन क्लोथ्स थे इनको जला दिया गया। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न इन ह्यूज बॉन फायर्स। जो इम्पोर्ट हो रहा था फॉरेन क्लोथ्स का, इट बिटवीन 1921 एंड 1922 इट वाज गेटिंग हाफ, वो आधा ही रह गया। पहले जो हो रहा था फॉरेन क्लोथ्स का जो इम्पोर्ट इंडिया में, वो उस यहाँ जो उसकी वैल्यू थी इट वाज ₹102 करोड़, बट अब इट ओनली लेफ्ट 57 करोड़। तो जो फॉरेन क्लोथ्स की वैल्यू इंडिया में 102 करोड़ होती थी, जो इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है, अब वो केवल 57 करोड़ रह गई थी। ठीक है, और क्या हुआ? यस, और देखते हैं क्या हुआ। दैट अब जैसे जैसे ये मूवमेंट जो है ये फैलता जा रहा था, नए लोग इसमें आते जा रहे थे, है ना, तो लोगों ने अब क्या किया कि क्लोथ्स का इम्पोर्ट भी डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्डेड इम्पोर्टेड क्लोथ्स, यानी हम नहीं पहनेंगे इम्पोर्टेड क्लोथ्स को, और हम केवल भारतीय कपड़ा पहनेंगे, खादी पहनेंगे। और इस तरह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो उस समय पे बहुत प्रॉस्पर करती हैं, बहुत बढ़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, उनसे ग्रूम करती हैं। और हैंडलूम्स भी जो थे इंडिया के, वो भी वेंट अप, यानी उठते हैं। एक चीज़ और कि ट्रेडर्स जो थे, या जो मर्चेंट्स थे, इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, पहले वो क्या करते थे कि जो भी फॉरेन गुड इंडिया में आ रहा है उसका ट्रेड करते थे, या फिर जो फॉरेन ट्रेड चल रहा है उसमें अपना पैसा लगाते थे। वो भी बंद कर दिया। अब ना हम फॉरेन गुड्स का ट्रेड करेंगे, ना हम फॉरेन ट्रेड में पैसा लगाएंगे। ठीक है, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ने ये काम किया। और आपने ये तो देख ही लिया है कि ये बॉयकॉट मूवमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को पहनना बंद कर दिया था, केवल भारतीय कपड़ा पहना जाता था, और इस तरह से जो भारत की टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम्स थे वो उठते गए, डेवलप होते गए, उस समय पे प्रॉस्पर होते गए। अब यहाँ पे आती है लिमिटेशंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लिमिटेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जो खादी था ना, खादी खादी जो कि अब भारतीय पहनने लग गए थे, ये बड़ा महंगा था। आप और मैं, हम लोग जो हैं वो सिल्क की साड़ी या सिल्क के लहंगे या सिल्क के 2-3 कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमें तो हर कपड़ा सिल्क का चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। वैसे ही खादी बहुत ही महंगा होता था, क्योंकि एक इंसान एक कपड़ा बनाता था खादी का, तो इस वजह से खादी जो था वो एक साथ नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। वेयर एज जो फैक्ट्रीज में कपड़े बन रहे थे, वो कहते हैं कि मास प्रोडक्शन होती थी वहाँ पे। एक मशीन जो है वो 10 कपड़े एक साथ बना सकती थी। सो दे वर द मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स। ठीक है, इस वजह से अब क्या थी दिक्कत कि हमारा कपड़ा बड़ा महंगा था। खादी क्लोथ, इंडियन क्लोथ वाज वेरी एक्सपेंसिव। मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ इतने एक्सपेंसिव नहीं होते थे, और इस वजह से गरीब लोग जो हैं वो नहीं खरीद सकते थे खादी कपड़ा। उनको तो वही मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ खरीदना पड़ता था। तो इस तरह से जो मिल्स को बायकॉट किया गया था, जो फॉरेन मिल्स थी, जो फॉरेन कपड़ा था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया ज़्यादा, क्योंकि खादी के कितने कपड़े पहने, बहुत खर्चा होता है। उसी तरह से बच्चों ने स्कूल तो छोड़ दिए, कॉलेजेस भी छोड़ दिए, लेकिन बताओ बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हमारे भाई इंडियन कॉलेजेस एंड इंडियन स्कूल्स तो थे नहीं, सारे जो थे वो सरकारी थे। सरकारी यानी कि ब्रिटिश सरकार के थे। तो अब क्या करें? तो यही हुआ कि बच्चों को फिर स्कूल भागना पड़ा। सो फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप, और वो तो अभी तक आए नहीं थे। अब जो ब्रिटिश वंस हैं वही थे, मतलब ब्रिटिश के ही
कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस बचे थे, वहीं पढ़ना था बच्चों को भी। तो इंडियंस वाले जो थे वो तो अभी धीरे धीरे आ रहे थे कॉलेजेस एंड स्कूल। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं फिर से भागने लग गए गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ। फिर से लॉयर्स ने भी भाई कहा कि हम अगर इन नाटकों में पढ़ेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा भी तो चाहिए, घर भी तो चलाना है। सो लॉयर्स जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में पीजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने, फार्मर्स ने बड़ा अच्छा अपना योगदान दिया। ठीक है, इनके लिए स्वराज का मतलब ये नहीं था कि हमें अंग्रेजी सरकार से, ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहिए। इनके लिए तो था कि हमारे को हमारे तालुकदार और लैंडलॉर्ड से आज़ादी चाहिए। तो हुआ क्या कि अवध में जो पीजेंट्स थे, देवर लेड बाय बाबा रामचंद्र, यानी अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो कि फिजी में गए थे। फिजी एक देश है। यहाँ पे फिजी में क्या था कि लेबर मंगवाई जाती थी और उनसे काम करवाया जाता था बहुत सारा, और वो सारी लेबर होती थी दूसरे देशों की। तो फिजी में इंडियंस को भेजा जा रहा था उस समय पर। दे वर बीइंग सेंट टू फिजी एज लेबरर्स। तो इंडेंचर्ड का मतलब होता है स्लेव्ड। ठीक है, स्लेव्ड लेबरर्स के रूप में। अब मूवमेंट जो यहाँ पे हुआ था, इट वाज तालुक अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड। सी, यहाँ पे ही मूवमेंट अगेंस्ट इंडियंस हो रहा है। यानी यहाँ पर जो मतलब है स्वराज का वो ये नहीं है कि हमें आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से, हमें आज़ादी चाहिए तुम लोगों से। कोई भी हो सकते हैं वो, जैसे यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स हैं। ये लैंडलॉर्ड और तालुकदार जो थे ये पीजेंट से बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट मांगते थे और अ वैरायटी ऑफ केसेस, केसेस यानी टैक्सेस। अब पीजेंट्स जो थे उनको फोर्स किया जाता था कि तुम बेगार करो। बेगार का मतलब क्या होता है कि हमारी ज़मीन पे काम करो, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे उसके लिए, लेकिन बस तुम काम करो। ठीक है, सो दे वर फोर्स्ड टू वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, दैट इज व्हाट यू कॉल एज बेगार। अब जो टेनेंट्स होते थे वो जिस घर में रह रहे हैं कभी भी उनको उस घर से निकाल दिया जाता था, बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, सो दैट दे कुड नॉट एक्वायर नो राइट, दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड। तो जिस जमीन पे वो रह रहे हैं एज टेनेंट, उस पर कहीं वो अपना हक ना जमा लें। तो लैंडलॉर्ड्स और जो तालुकदार होते थे उन्हें उस जमीन से हटा दिया करते थे। अब जो पीजेंट मूवमेंट है वो चाहता था कि यार रेवेन्यू का रिडक्शन हो, एबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगारी सिस्टम खत्म हो, और लैंडलॉर्ड जो कि बहुत ऑपरेसिव है हम उनका बॉयकॉट करें। नए धोबी बंस बने थे जो कि पंचायत्स ने बनाए थे, और ये बनाए गए थे टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ बार्बर्स एंड वॉशरमैन। 1920 जून, जवाहरलाल नेहरू जो है वो पूरे अवध का जो है वो, जो अवध में विलेजेस है उनका एक एक टूर लेकर के आते हैं। हर विलेजर से वो बात करते हैं और उनकी परेशानियां समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अक्टूबर में जब उनको सारी परेशानियां पता चल जाती है ना, जून में, अक्टूबर में वो एक ओद किसान सभा बताते हैं। ओद को अवध भी कह सकते हैं, अवध किसान सभा या ओद किसान सभा। ये जवाहरलाल नेहरू प्लस बाबा रामचंद्र मिलकर के बनाते हैं, और कुछ और भी होते हैं उसमें लोग। कुछ समय में 300 ब्रांचेस जो है ना पूरे विलेज में इसकी फैल जाती हैं। सो अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है ना 1921 में, तो जो कांग्रेस है वो बड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि जब वो देखती है कितनी बुरी तरह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ है। होता क्या है कि पीजेंट्स क्या करते हैं, वो जो तालुकदार्स और मर्चेंट्स उनके घरों पे अटैक करते हैं, बाजार को लूट लेते हैं, और जो ग्रेन्स है ना उनको वो चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजारों को लूट लिया जाता है। जो ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स भरी रहती थी उनको लूट लिया जाता है।
तो कई सारी जगहों पे जो लोकल लीडर्स हैं वो कहते हैं पीजेंट्स को, गांधी जी ने कहा है कि अब जो है कोई टैक्स नहीं पे करना तुमको, और कोई जो लैंड है उसको उसका रेंट नहीं देना, ये सारा लैंड जो है ये जो है बट जाएगा गरीब लोगों में। तो उस तरह से महात्मा गांधी का जो नाम था वो अपने कामों को सैंक्शन करवाने के लिए यूज करते थे लोग। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। इसमें हम देखेंगे कि जो गोदेम हिल्स थी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे क्या करा गया कि गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया गया था 1920s की शुरुआत में ही। और जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है तो बहुत ही बुरा होने लग जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्श काम किए जाते हैं, बुरे काम किए जाते हैं। कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी इन चीज़ों को। बहुत ही गलत जानवर जैसी हरकतें यहाँ पे हमारे जो ट्राइबल्स हैं ये शुरू कर देते हैं। यहाँ पे था क्या कि जो फॉरेन रीजन था, फॉरेस्ट रीजन था, जो फॉरेस्ट का इलाका था, जंगल का क्षेत्र था, यहाँ पर अलाउड नहीं था जो यहाँ के लोग हैं ना, हिल्स के हिल पीपल को आना अलाउड नहीं था। प्रिवेंटिंग द पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट एरिया टू ग्रेज द कैटल। अपनी आप गायों को नहीं चरा सकते हो, आप फ्यूल वूल नहीं कलेक्ट कर सकते हो, या फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो हिल लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उन्हें लगता है कि यार हमारा लाइवलीहुड ही नहीं बल्कि हमारी ट्रेडिशनल राइट है जो हमसे छीनी जा रही है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है अब वो फोर्स करती है इन लोगों को कि तुम अब सड़कें बनाओगे और उसके लिए हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। यानी कि बेगारी सिस्टम होता है ये कि तुम सड़कें बनाओ तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन तो यहाँ से जो हिल पीपल है वो रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। इन सब का जो लीडर होता है वो होते हैं एक पॉपुलर फिगर, दैट इज अलूरी सीताराम राजू। ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी स्पेशल पावर है, मैं जो बुलेट शॉट्स हैं यानी गोली भी खा सकता हूँ फिर भी सरवाइव कर जाऊँगा। और उसके अलावा मैं जो लोग बीमार हैं उनको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ यानी भविष्य बता सकता हूँ, ठीक है। तो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप तो इनकारनेशन ऑफ गॉड है, यानी आप तो भगवान का रूप है। तो राजू जो है, अलूरी सीताराम राजू, ये महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं इंस्पायर्ड हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग खादी कपड़े पहने और आप सब लोग पीना छोड़ दें, गिव अप ड्रिंकिंग, क्योंकि वो सब भी जो है जो सारी ड्रिंक्स आती हैं वो बाहर के देशों से आती हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें वायलेंस का यूज़ करना पड़ेगा, बिना वायलेंस के बिना फोर्स के भारत लिबरेट नहीं हो सकता। तो जो गोदेम रिबल्स हैं अटैक करता है, गोदेम रिबल्स यानी जो गोदेम में लोग भड़के हुए थे, गोदेम हिल्स में जो कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे जो लोग भड़के हुए थे हिल पीपल जो थे उनको गोदेम हिल रिबल्स कहा गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पुलिस स्टेशंस पे अटैक करते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं उनको अटैक करते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशंस पर अटैक करते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार देते हैं, और गुरिल्ला वॉरफेयर जो है उसको यहाँ पे कैरी किया जाता है। गोदेम रिबल्स वर अटैक्ड, सॉरी गोदेम रिबल्स अटैक्ड द पुलिस स्टेशन। ये लोग पुलिस स्टेशन को अटैक करते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार देते हैं और गोरिल्ला वॉरफेयर इस तरह से चलाते हैं। राजू को कैप्चर किया गया और उसको मार दिया गया 1924 में, और उसको बाद में भी एज अ फोक हीरो यानी उस क्षेत्र का हीरो माना जाता है। फिर आता है स्वराज इन प्लांटेशन। चलो मैं ये भी बता देती हूँ आपको, उसमें क्या था कि वर्कर्स जो हैं जो कि प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने अपनी तरह से इस स्वराज को माना। अब इनके हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स जो थे असम के, जो कि जो टी गार्डन्स थे वहाँ पे प्लांटेशन करते थे, तो इनको फ्रीडम चाहिए थी। इनके लिए फ्रीडम का मतलब ये नहीं था कि हमें आज़ाद देश मिले, रादर इनका फ्रीडम का मतलब था कि हम अपने घर जा सकें, हम इस जो एनक्लोज्ड एरिया है इससे निकल सकें, इस कन्फाइंड स्पेस से निकल सकें, ठीक है।
सो बेसिकली वो अपने घर जाना चाहते थे, अपने परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन इनको अपने परिवार से दूर रखा गया था। एक एनक्लोज़्ड एरिया होता था, एक कन्फाइंड एरिया होता था, जहाँ पे ना किसी को आने दिया जाता था, ना किसी को जाने दिया जा सकता था। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, इनको परमिट नहीं था कि आप टी गार्डन्स को छोड़ो बिना परमिशन के। इट वाज़ अंडर द एक्ट ऑफ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउ नहीं था कि आप इस प्लांटेशन जो टी गार्डन्स हैं उनको छोड़ के बाहर जा सको, या फिर आप कहीं से बाहर से अंदर आ सको, ये था। सो दे वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। और ऐसी जो परमिशन की बात की गई है कि आप परमिशन लो और तभी जा सकते हो, बट बात ये थी कि परमिशन कभी मिलती ही नहीं थी ऐसी। सो अब जब इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चलता है, तो कई सारे जो वर्कर्स हैं, वो जो अपनी ज़मीन है, जो जहाँ पे ये प्लांटेशन चल रही है, उसको छोड़ कर के घर चले जाते हैं। बट होता क्या है कि रास्ते में ही एक जो रेलवेज एंड स्ट्रीम स्ट्राइक है, रेलवे एंड स्ट्रीमर स्ट्राइक, उसमें ये फंस जाते हैं और वहीं पे पुलिस आ जाती है और इनको पकड़ लेती है और बहुत मार पड़ती है फिर इनको। ठीक है, ये था। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।